आज हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस को डिस्कस करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होने लगता है, जॉइंट्स की स्टिफनेस हो जाती है और जॉइंट्स का प्रोग्रेसिव डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। जब पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो सारी बॉडी इससे इफ़ेक्ट होती है। इससे स्किन भी इफ़ेक्ट होती है, आईज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, लंग्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो मेम्ब्रेन जो कि आपके जॉइंट्स में आपके बोन्स को कवर कर रही होती है, तो वो उसके ऊपर अटैक करती है और उन लाइनिंग को डैमेज करती है, उनको इन्फ्लेम करती है। उनकी इन्फ्लेमेशन से फिर पेशेंट को पेन होने लगता है और ज़्यादा क्रॉनिक होने की सूरत में डिफ़ॉर्मिटी भी शुरू हो जाती है कि जॉइंट्स टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और बोन का एरोजन शुरू हो जाता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर सिम्पटम्स को देखा जाए तो जॉइंट्स का पेन शुरू हो जाता है पेशेंट को, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, फिर स्टिफनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये स्टिफनेस ज़्यादातर पेशेंट्स को मॉर्निंग में जब वो सोकर उठते हैं तो उनको ज़्यादा महसूस होती है और ये फिर दिन भर कुछ लोगों को चलने फिरने से, मूवमेंट से कम होती जाती है और कुछ पेशेंट को बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ना शुरू हो जाती है। वार्म हो जाते हैं जॉइंट्स, टेंडर हो जाते हैं जॉइंट्स, उसके साथ-साथ फ़ीवर शुरू हो जाता है, लो ग्रेड फ़ीवर रहता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसका वज़न पेशेंट का कम होता जाता है, डिफ़ॉर्मिटी शुरू हो जाती है एडवांस स्टेज में कि उसके जो है वो छोटे जॉइंट्स ख़ास तौर पे जो उँगलियों के हैं वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और फिर लेटर स्टेज में बड़े जॉइंट्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जॉइंट डिफ़ॉर्मिटी शुरू हो जाती है। बायलैटरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें और दोनों को बाज़ औक़ात एक साथ पेन शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात एक साइड के ऊपर पहले पेन शुरू होता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, फिर दूसरी साइड के ऊपर ये दो बाद में मुंतकिल हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती रहती है, जिसमें पेशेंट का चलना-फिरना, उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर इसकी कॉज़ को, रिस्क फैक्टर्स को देखा जाए तो सबसे बड़ी कॉज़ जो है वो फैमिली है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम मिला हो और अगर यंग एज में अगर ये ज़्यादा अपीयर नहीं हुआ तो लेटर एज में अपीयर होना शुरू हो जाता है बाज़ सूरतों में। तो इसकी टेंडेंसी मौजूद रहती है अगर जेनेटिकली इसकी इन्वॉल्वमेंट हो तो। फिर ये कि ज़्यादातर फीमेल में देखा गया है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो फीमेल में ज़्यादा होती है। एज अगर देखी जाए तो 30 से 60 साल की उम्र के लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आया है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी रूमेटाइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है। जो ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है। जिन लोगों में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो तो उनमें ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अर्थराइटिस की या जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की, या अगर वो स्ट्रेस में रहते हों, एंग्जायटी में रहते हों, तब भी पॉसिबल है कि उनको जॉइंट का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अगर डाइट देखी जाए कि कौन सी डाइट रूमेटाइड अर्थराइटिस में हेल्पफुल होती है, तो सबसे ज़्यादा बेहतर डाइट वो है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, वो इसको मैनेज करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड होना चाहिए, जैसे कि
फिश है, जिस तरह के फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये ओमेगा 3 रिच फूड है कि जो इसको अवॉइड भी करता है और इसको ट्रीट करने में भी हेल्पफुल साबित होता है। फिर फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो बेरीज हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, स्पिनच है, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं इसके लिए। फिर होल ग्रेन व्हीट है, होल ग्रेन फूड में ब्राउन राइस हैं, ओट्स हैं, तो ये बेहतरीन फूड्स हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। ग्रीन टी यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो उसका यूज़ करना चाहिए। ऑलिव ऑयल का यूज़ करना चाहिए। फिर टर्मेरिक, हल्दी यूज़ करवानी चाहिए और जिंजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में शामिल हैं चीज़ें। जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसमें प्रोसेस्ड फूड है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। शुगरी स्नैक्स हैं, ड्रिंक्स हैं, रेड मीट है, फ्राइड फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूटेन को भी अवॉइड करना चाहिए, एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनमें रस्टॉक्स यूज़ करवाई जाती है ऐसे पेशेंट को जिसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो, उसकी मोशन, उसका चलना फिरना जो है वो उसमें पेन फील करता हो और चलने से, मज़ीद चलने से पेन बेहतर होता जाता हो। तो अगर कोल्ड से वर्स हो जाए, डैम वेदर से अगर रिमोटिज्म अगर वर्स हो जाए तो रिमोटाइड अर्थराइटिस में रस्टॉक्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करवाई जाती है। ब्रायनिया अल्बा को यूज़ करते हैं जो जॉइंट की पेन में, जब जॉइंट हॉट होते हैं, स्वोलन होते हैं, पेनफुल होते हैं, तो ऐसी सूरत में ब्रायनिया अल्बा यूज़ की जाती है। पेन वर्स होता जाता है थोड़ी सी मूवमेंट से भी, और उसके लिए मूव करना और ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ब्रायनिया एल्बा को यूज़ करवाते हैं। इसी तरह से लेडम पाल है, उसको यूज़ करवाते हैं ऐसे जॉइंट पेन में कि जो जिसमें कि उस वो कोई सीढ़ियाँ ना चढ़ सके, ऊपर की मूवमेंट ना कर सके, तो और वो कोल्ड एप्लीकेशन से, यानी कि कोई चीज़ जॉइंट्स के ऊपर कोल्ड अगर अप्लाई की जाए तो उससे बेहतर हो, तो लेडम यूज़ करवाई जाती है। कास्टिकम को यूज़ करवाते हैं, टेंडन्स का और मसल वीकनेस की बेहतरीन मेडिसिन है और जॉइंट की डिफ़ॉर्मिटी को रोकती है, उसके टेढ़ेपन को, उसके उसमें जो प्रोग्रेसिव स्टिफनेस है उसको रोकती है, तो कॉस्टिकम को भी अक्सर यूज़ करवाते हैं। एक्टिया स्पाइकाटा स्मॉल जॉइंट्स की बेहतरीन मेडिसिन है, जिसको कि रिस्ट पेन हो, फिंगर्स पेन हो, तो हम उसको यूज़ करवाते हैं। ये स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से अगर पेन बढ़ जाता हो तो एक्टिया स्पाइकाटा बेस्ट मेडिसिन है। काली कार्बोनिकम, इसको यूज़ करवाते हैं जब जॉइंट्स में स्टैबिंग पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो रही हो और रात के वक्त ज़्यादा पेन हो, और ये ज़्यादा फीमेल में ये चीज़ कॉमन होती है और उनका बैक एक हो साथ में, तो ऐसी सूरत में हम काली काब यूज़ करवाते हैं।